G20 के समय आते आते दुनिया में इतनी बड़ी मात्रा में वर्कफोर्स की जरूरत पड़ने वाली है, उनके यहां सब बूढ़े लोग होंगे, दुनिया के पास काम करने वाले लोग होंगे। हम पूरी दुनिया को वर्कफोर्स सप्लाई कर पाएंगे। जिस देश के पास ये सामर्थ्य हो, वो देश कई नई ऊंचाइयों को पार कर सकता है, और उसको पार करने के लिए हमने एक बीड़ा उठाया है, स्किल डेवलपमेंट। हमारे नौजवानों में उसके हाथ में हुनर हो, काम करने का अवसर हो, तो एक आधुनिक हिंदुस्तान खड़ा करने की उसमें ताकत होती है। और इसलिए स्किल डेवलपमेंट पे हमने बल दिया है। नई सरकार बनने के बाद स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग मिनिस्ट्री बना दी गई। इंडिया स्पेस प्रोग्राम इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्केल, स्पीड एंड स्किल। इफ वी अप्लाई ourselves, we can meet the aspirations of our people. Let us take inspiration from today's mission. Dedicate ourselves to accelerate our nation's progress. I am confident we can. मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं, यह देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाला है। इन नौजवानों के सामर्थ्य से आगे बढ़ने वाला है। जिस देश का नौजवान अपने सामर्थ्य से अपना भविष्य बनाने के लिए कृत संकल्प हो, उस देश को पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं। देश को विकास के लिए और आगे बढ़ाना है, तो स्किल डेवलपमेंट ये हमारा मिशन है। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज के इस नमो ऐप वर्चुअल मीट में, और अभी आप लोगों ने एक क्लिप देखी होगी स्किल इंडिया से संबंधित। तो धन्यवाद सर। आज के इस इवेंट क्रिएट करने के लिए अंकुर जी आपका धन्यवाद। और आज हमारे बीच में जो स्किल इंडिया, मुझे देख पा रहे हैं आप? जी अनित जी आप दिख रहे हैं। जो आज का स्किल इंडिया का विषय है, उस पर हमारे बीच में आ चुके हैं स्किल इंडिया जो कौशल विकास मंत्रालय, उसके कैबिनेट मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हम इस आज की परिचर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा। धन्यवाद सर। और हमारे दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि आज की परिचर्चा हम शुरू करें उससे पहले मैं एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा माननीय मंत्री जी का। और शायद जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी उतनी उम्र नहीं होगी जितना डॉक्टर साहब का अनुभव है राजनीति में। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सन 1973 में ये स्टूडेंट यूनियन सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज के अध्यक्ष चुने गए थे, और शायद काफी लोगों का जन्म भी नहीं हुआ उस समय जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो 4 दशक से ज्यादा अनुभव है, एक वृहद अनुभव है राजनीति का। उसके अलावा ये भूतपूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश। पीएचडी करा बनारस की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, पोस्ट ग्रेजुएट इन जर्नलिज्म। उसके अलावा अगर एक बात मैं शेयर करना चाहूँ, इमरजेंसी के दौरान डॉक्टर साहब हमारे मंत्री जी ने 5 महीने गुजारे जेल में भी, उस समय ऐसी स्थितियां बनी। राम जन्मभूमि आंदोलन में भी काफी अग्रणी भूमिका में थे सर। केंद्रीय राजनीति से पहले राज्य की राजनीति में भी लंबा चौड़ा अनुभव है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 25 साल का अनुभव होगा। उसमें भी काफी पोर्टफोलियो संभाले, चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट हो, हाउसिंग से रिलेटेड हो, प्लानिंग से रिलेटेड हो। संगठन के भी कुशल तरीके से चलाया इन्होंने। 2 साल तक इन्होंने अपना उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का कार्यकाल संभाला। पिछले मोदी सरकार में सर मंत्री थे अपना एचआरडी मिनिस्ट्री में,
और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा जोर देते हैं स्किल इंडिया पर, तो एक पूरा मंत्रालय आज की तारीख में सर संभाल रहे हैं। पूरा इनकी देखरेख में मंत्रालय कौशल विकास के नए आयामों को आगे छू रहा है। तो मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री जी से कि वो इस कौशल विकास के ऊपर अपनी बात रखें। आप सबका इस चर्चा में आज हम सब आपस में जुड़े, इसके लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। और आप सब नए भारत के सोच रखने वाले बहुत ही बेहतर युवा हैं। आप सब इस राह पर निरंतर काम कर रहे हैं। आप सब सेवा भावी लगातार इस देश की सेवा करें, इस शुभकामना के साथ कौशल भारत अभियान आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी का यह एक उनके मन को, उनको दिल को विशेष प्राथमिकता का विषय है। उनकी उच्च प्राथमिकता इस पर रहती है। उनकी सोच है इस पूरे भारत को कौशलीकरण से युक्त करना और भारत की युवा आबादी को भारत सहित विश्व की स्किल्ड फोर्स बनाना। इस दृष्टि से उन्होंने, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि इस देश के लोकतंत्र में 2012, 13, 14 का जो कालखंड था, एक नए प्रकार के राजनीतिक पुनर्जागरण का कालखंड था। इस देश में पहले पॉलिटिकल पार्टीज अपने लीडर्स, अपने चीजों को प्रोजेक्ट करती थी और जनता उस पर विचार करती। लेकिन वो एक ऐसा दौर था कि इस देश में बिखरती गिरती असफल सरकारों के बीच से जनता ने स्वयं अपना एजेंडा प्रोजेक्ट किया और जनता ने इस देश में खुद चयन किया अपने कसौटियों पर कि 13 वर्षों से गुजरात को हर दृष्टि से सक्षम, सामर्थ्यवान राज्य और विश्वस्तरीय बेहतर राज्य बनाने वाला व्यक्ति इस देश को बेहतर कर सकता है। तो जनता ने अपने एजेंडे पर मोदी जी को अपने आप सेलेक्ट किया, फिर बीजेपी, फिर पुनः देश ने सेलेक्ट किया। तो जिन जिन गुणों के कारण मोदी जी को जनता ने सेलेक्ट किया, उसमें युवाओं को आकर्षित करना, प्रेरित करना और उनको डिफरेंट साइड में उनको उत्साहित करना, वो मोदी जी का एक विशेष गुण था। उस गुण के चलते जनता को वो पसंद आए। उसमें कौशल विकास को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, यह भी एक जनता की कसौटी में यह विषय था। उसको ध्यान में रख के मोदी जी के पहले 2014 के पहले ये विषय लेबर डिपार्टमेंट और एमएसएमई और कई डिपार्टमेंटों में टुकड़ों में बटा हुआ विषय था। और मोदी जी ने इस को एक अलग डिपार्टमेंट का शेप दे करके इसको बहुत ही फोकस किया। और इस दृष्टि से 2014 से लेकर के 2019 आते आते फिर 2019 में उनकी सरकार दोबारा बनने के बाद 2020 का एक आज आपको मई महीना चल रहा है, में एक लंबा सफर इस कौशल विकास और कौशलीकरण के अभियान ने प्राप्त किया है। और इसमें प्रति वर्ष लगभग 1 करोड़ युवा इस अभियान से जुड़ रहे हैं विभिन्न माध्यमों से। हमारा कौशल विकास मंत्रालय उद्यमशीलता ये तो काम में लगा ही है। छोटे बड़े कुल 17-18 और डिपार्टमेंट यूं कहें तो लगभग भिन्न भिन्न परियोजनाओं के माध्यम से, कहीं ग्रामीण विकास मंत्रालय, कहीं टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, कहीं जो है हमारे पास कई प्रकार के अन्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, सभी कुछ न कुछ इस काम में कौशल भारत अभियान में अपना अपना योगदान अपने अपने तरीके से अपने योजनाओं से करते हैं। मेन फोकस कौशल विकास मंत्रालय की तरफ से होता है, लेकिन हम इस इकोसिस्टम से आपस में जुड़े हुए हैं। उन सबको मिला करके और एक परिकल्पना है कि देश को आज की जरूरतों के हिसाब से भारत की जो युवा आबादी है उसे हमें हर दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों में
उसको स्किल्ड मैन पावर बनाना है और उसको इस लेवल पर लाना है कि दुनिया में हम तो हमारी आबादी है, हमारी सबसे अधिक आज दुनिया में युवा आबादी किसी के पास है तो हमारे देश के पास है। एक आकलन करता है कि हम 42% युवा है, एक आकलन करता है हम 52 से 57% युवा हैं। तो ये जो युवा है इसको दुनिया की स्किल्ड युवा फोर्स बनाना है, ये मोदी जी के सपने हैं। उस दिशा में बहुत बड़े कदम उठे हैं और उन कदमों में कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे अनुबंध भी हुए हैं, जिससे उस स्तर के भी जापान, सिंगापुर, अरबियन कंट्री, ऐसे जर्मनी, तमाम देशों से हमारे जो है ये अनुबंध हैं, जिसके आधार पर हम उनकी जरूरतों के हिसाब से, वहाँ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी अपने युवाओं को तैयार कर रहे हैं, उस दिशा में पहल कर रहे हैं। ऐसी कई बेहतर अच्छी कोशिशें चल रही हैं और कुल मिलाकर के अभी अगर आप एक वाक्य में कहा जाए तो मोदी जी के मार्गदर्शन में कुशल भारत, कौशल भारत जो अभियान है यह बहुत ही एक अच्छे रूप में एक गति पकड़ा है और हाल के दिनों में उसने जिस तरह से अपने को जो चुनौती आई है उस चुनौती में भी अपने को प्रस्तुत किया है और आने वाला जो इस सोसाइटी का, समाज का जो रहन सहन स्वरूप कोविड-19 के बाद का जो स्वरूप बनना है उसमें भी इसकी अहमियत बढ़ती है। हम उस दिशा में हमने टास्क फोर्स बनाई है, काम हो रहा है और आगे उस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और बेहतर पहले की जाएंगी। एक कोविड-19 बाद के भारत की जो परिकल्पना है उसमें कौशल भारत और ये हमारे जो वर्ल्ड ये स्किल इंडिया का जो हमारा काम है वो अपना अहम स्थान रखता है और हर अपेक्षाएं जो उभरी हैं इधर उस पर हम उस हिसाब से डिपार्टमेंट में डिजाइन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद मंत्री जी आपका। और आपने कई सारे बिंदुओं के ऊपर बताया हमें। और जहां तक हमें याद आता है सन 2014 में जब गवर्नमेंट बनी, जब मोदी सरकार आई, तो अपने पहले ही उद्बोधन में लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने स्किल इंडिया का नाम लिया था। तो इस पर हम जानना चाहते हैं कि स्किल इंडिया का नाम उसी समय ले लिया तो इसका मतलब है कि आज भी हम ये मानते हैं और ये है कि ये सबसे प्रिय और महत्वाकांक्षी योजना मानी जाती है माननीय प्रधानमंत्री जी की। और इस मंत्रालय के मंत्री आप हैं, तो आप इसको कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं और इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें जो चुनौतियां हैं इसमें इसके कई एस्पेक्ट हैं। जैसे इसमें प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चली, जिसने एक 4 वर्षों में क्रमशः एक अच्छा सफर तय किया। इसके साथ साथ जो इसका दूसरा पार्ट है ITI सेटअप और NSTI, उसमें भी बहुत बेहतर उपलब्धियां आई हैं। उसकी चुनौतियों को भी मैं आपको जानकारी दूं कि इसके पहले अप्रेंटिसशिप एक्ट में कई नए परिवर्तन किए गए। उस परिवर्तनों का लाभ मिला है कि मैं इतने ही कह सकता हूं, बहुत विस्तार में न जाकर के, कि मार्च 2019 तक जहां हम इस देश के अंदर हम अप्रेंटिसशिप में केवल हमने जो आपको इस देश में आंकड़े दिए थे, जो तैयारी की थी, आज हम 5 लाख के लगभग हमने अप्रेंटिसशिप कराई थी। आज हम 8 लाख से ऊपर अप्रेंटिसशिप करके, वो भी एक प्रकार का रोजगार का बड़ा अवसर है। 8,32,000 तक पहुंच चुके हैं। 44% अचीवमेंट हुआ है। हमारे NSTI भी पहले से कैपेबल बने हैं और PMKVY योजनाओं से जुड़े लोगों ने हर क्षेत्र में, अभी हेल्थ सेक्टर की चैलेंजेस आई, हमारे PMKVY से जुड़े लोगों ने लगभग 1,75,000 लोग हेल्थ केयर की सर्विसेज में विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करके उपलब्ध थे। उनकी सूची हमने स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया, जिसमें जब जानकारियां आई तो एक बड़ी संख्या पहले से भी योगदान कर रही थी और नई संख्या जब दिया तो उन्होंने भी इस कोविड के जो संघर्ष जो भी चल रहा है उसमें अपना योगदान दिया। तो इस तरह से हम इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये चुनौतियां बहुत हैं। जैसे नई चुनौती आई,
आपने देखा कि अभी हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, गांवों का देश भारत है, और छोटे कारोबारियों ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनको बड़ा भारी प्रोत्साहन दिया है कि जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे कारोबारी हैं, उन्होंने एक तरह से 135 करोड़ के लगभग की देश की आबादी को संभाल लिया। एक छोटा सा भी इंसिडेंट नहीं हुआ कहीं कि कोई भूखों मरा होगा, कोई अन्न के बिना। कौन संभाला? जब बड़े बड़े माल और सारी चीजें, सारे बड़े बड़े बिग बाजार बंद हो गए, उस अवस्था में छोटे कारोबारियों ने हर एक को संभाल लिया। तो माननीय मोदी जी की निगाह में वो भी बात गई। अब हमने देखा है कि हमने उद्यमशीलता विभाग को मैंने डायरेक्शन दिया हुआ है, हमारे जो विंग है, कि भाई अब हमको नई ऐसी डिजाइन डेवलप करना है कि कैसे छोटे कारोबारी आज के आधुनिक दौर में एक भारत और भारत के बाहर के लेवल का उच्च स्तरीय कारोबार कैसे करें। अब जैसे होम डिलीवरी सिस्टम, ये चुनौती नहीं आई, ये सेटअप, टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल, तो उन सब दिशाओं में तो चुनौतियां तो समय काल परिस्थिति के अनुसार उत्पन्न होती रहती है, आती रहती है। उन हिसाब से रणनीति बनाना और उस दिशा में हम लोग चलते हैं। हमारा आपका सौभाग्य है मित्रवर कि आज हमारा नेता ऐसा है जिसकी दूरदृष्टि हमेशा 2 कदम आगे रहती। अब 2 कदम आगे का आप देखिए, आज दुनिया की तुलना में आज लोग मान रहे हैं कि मोदी जी ने समय से कदम उठाया, तो दुनिया के तुलना में भारत में इस कोरोना के दुष्प्रभाव से, दुष्चक्र से लोग बहुत बड़ी संख्या में बचे। हमारे यहाँ प्रभावित होने का दर, मृत्यु दर कम है। अब आप कल्पना करिए, जिस दिन उन्होंने जनता कर्फ्यू लागू किया, उस दिन जनता कर्फ्यू लागू करने के समय उन्होंने कहा मुझे कुछ सप्ताह आपके चाहिए। अब कितनी बड़ी दूरदृष्टि थी, लोगों का मानस तैयार कर दिया। उस मानस तैयार करने का परिणाम हुआ कि आज हम दुनिया में सबसे बेहतर स्थिति में खड़े हैं। हम लोगों को दवाइयां भी दे रहे हैं, हम लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। अब आप कल्पना करें कि आज टेक्नोलॉजी ने कैसे लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी को हर जगह हेल्प किया है, चाहे दवाओं की हो, चाहे टेलीमेडिसिन हो, चाहे लोगों को घरेलू जरूरतों, खान पान की चीजों को होम डिलीवरी, जगह जगह डीएम्स और एसपीज ने बड़ी मार्वलस काम किए हैं पूरे देश के अंदर, कि लोगों ने ऐसे तमाम ऐप डेवलप किए हैं जिससे घर बैठे आदमी अपना सामान मंगा के और सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना कार्य। अब आप विचार करें कि कितने बड़े दूरदर्शी नेता का हम सबको मार्गदर्शन है कि भारतीय राजनीति में टेक्नोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले बड़े पैमाने पर किसी ने किया तो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। और 12, 13, 14 के दौरान जब वो पीएम कैंडिडेट के रूप में देश में आए, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्होंने पूरा पार्टी को भी उस दिशा में आगे बढ़ाया, सोसाइटी को भी आगे बढ़ाया। आज उस टेक्नोलॉजी का लाभ भारतवासियों को किस तरह मिला है, अब इसमें तो हर आदमी रियलाइज कर रहा है। तो ये सारी जो एस्पेक्ट्स हैं, ये चुनौतियां हैं। हमारा प्रयास होगा कि हम इनको चिन्हांकित करें और आगे इन सब चीजों को फोकस करते हुए उस तरह के जॉब रोल्स बनाएं, उस तरह के कोर्सेज डिजाइन करें। ऑनलाइन कोर्सेज पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। अभी हमने इस दौरान भी ऑनलाइन हमारा निमी और हमारा भारत स्किल ऐप और इन सब ने एक बड़े पैमाने में तकरीबन 8 लाख स्टूडेंट्स को ऑनलाइन कोर्सेज से जोड़ा है। तो ये सब चुनौतियों को चिन्हांकित करके आगे बढ़ना चाहिए, ये हम चुनौतियां समझते हैं, उस दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर आपका। और जैसा आपने बताया कि अब क्योंकि कोविड की वजह से कई सारी चीजों को करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा, उसके लिए भी आपने रोड मैप बताया। और अब मैं अनुरोध करूंगा अंकुर जी से कि कृपया वो अपना प्रश्न पूछें। अंकुर जी। नमस्कार भाई साहब। एक छोटा प्रश्न है मेरा कि जब आपने इस मंत्रालय को संभाला था, जब से आपने इस मंत्रालय को संभाला है, तो आपके समक्ष ऐसी कौन सी मुख्य चुनौतियां थीं या मंत्रालय के सामने ऐसी चुनौतियां थीं और आपने उसको किस प्रकार से हल किया है? तो थोड़ा हम लोगों को मार्गदर्शन मिल जाता भाई साहब। देखिए, मंत्रालय के सामने जो हमारे सामने जो चुनौतियां थी और हैं भी है, जब हम इस मंत्रालय से जुड़े तो इसमें से जो मुख्य चुनौतियां आई, कैसे इस
प्रोग्राम मंत्रालय के जो कार्यक्रम हैं उसको इफेक्टिव बनाना, कैसे हमारे इकोसिस्टम को बिल्कुल पारदर्शिता के साथ नीचे ले जाना, कैसे हम इनको यूथ को एक बेहतर वर्कफोर्स के रूप में प्रस्तुत करना। हमारे पिछड़े जो इलाके हैं, पिछड़े इलाके कई प्रकार के हैं वर्गीय आधार पर, या हमारे आकांक्षी जिले के जैसे 117 आकांक्षी जिले हैं देश के अंदर, जिनको नीति आयोग ने एक पैरामीटर पर चिन्हांकित किया, और ये बड़ा सफल प्रयोग रहा माननीय मोदी जी का, जिससे वो जिले एकदम अन्य अच्छे विकसित जिलों के लेवल पर आ जाके विभिन्न पैरामीटर पर खड़े हैं। तो उनमें कैसे रोजगार से जोड़ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की वर्कफोर्स की मांग है और उस हिसाब से भारत के युवाओं को तैयार करना, इसके साथ साथ आधुनिक युग में जो न्यू एज स्किल्स हैं उन स्किल्स को चिन्हित करना, इस दिशा में हम सब। और अभी हमने जो फील किया कि कहीं न कहीं हमारे पास वे बच्चे आते हैं जो बच्चे ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं, कक्षा 8वीं छोड़ दिया, 10वीं पास करके छोड़ दिया, 12वीं छोड़ दिया घरेलू परिस्थितियों से, या जो भी उनका अपना। तो ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों को एक सेटअप में तैयार करके आगे स्किल में ले जाना। दूसरा, स्कूल के कोर्सेज से भी हम लिंक करना चाहते हैं कौशलीकरण। कारण है कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो कक्षा 9वीं से ही, क्लास 9 से ही उन्होंने अपना स्किलिंग के दिशा में, ताकि इंटरेस्ट के हिसाब से लड़के अपना लाइन अप एकेडमिक रास्ता, ट्रेनिंग का रास्ता चुन लें। जिसको हायर स्टडी में जाना उधर जाए, जिसको शुरू से ही किसी जॉब रोल के ट्रेनिंग पा के किसी, तो इस दृष्टि से भी हमने चिन्हित किया और उस दिशा में हमने काम किया है। और अभी हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का पार्ट 2 चल रहा था, जो 2016 से 20 तक का प्लान था। पार्ट 1 2014 से 15-16 तक था। अब 2020 से 25 तक का हम प्लान रख रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उसको लेके आगे बढ़ना। उनमें इन सब चुनौतियों को ही उच्च प्राथमिकता प्रदान किया। धन्यवाद सर। और इसमें आपने एक बड़ी अच्छी चीज बताई कि जो स्कूलों में पाठ्यक्रम है उसके साथ इसको कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, तो उसका भी हमें दूरदर्शी परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। और अरविंद जी, आपका एक प्रश्न है, तो आप कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार भाई साहब। अरविंद जी, मेरा प्रश्न यह है कि अभी तक ये मंत्रालय कितना सफल रहा है आपके नेतृत्व में, और आगे की इसमें क्या योजना है इस मंत्रालय में काम की, ये मेरा प्रश्न था। देखिए, हम अपने अगुवाई में सफलता, कोई इसमें निजी अगुवाई नहीं, सारी अगुवाई देश के यशस्वी, दुनिया के विश्वप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी की है। जो कुछ हम सब, मैं एज ए मिनिस्टर या अन्य माननीय मंत्रीगण कर पा रहे हैं, हम सबका परम सौभाग्य है। छोटी छोटी बातों से लेकर के और वर्ल्ड लेवल का विजनरी अप्रोच लेके जो नेता हमारे मार्गदर्शन देते रहते हैं, उस दिशा में बहुत हद तक भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सफलताएं मिली। युवाओं को आकांक्षी बनाना, उस आकांक्षा के उनको कोर्स डिजाइन करके उस हिसाब से इस मंत्रालय में हमने भी आने के बाद, कि माननीय मोदी जी ने बहुत ही बेहतर आशीर्वाद दिया कि एक फुल फ्लेज कैबिनेट मिनिस्टर इस मंत्रालय को दिया और मुझे वो जिम्मेवारी दी, तो उस दिशा में पीछे के हमारे नेताओं ने जो काम किया था उसको मैंने निरंतर फोकस किया, आगे बढ़ाया है। उसमें अप्रेंटिसशिप क्षेत्र में जबरदस्त काम किया है। अभी माननीय मोदी जी का सपना था सिंगापुर और जर्मनी इस स्तर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स बनाए जाएं, जिससे कि विश्व स्तर के कोर्सेज हमारे देश की युवा तैयार हो और उस कोर्सेज के संग पूरा देश का इकोसिस्टम जुड़े। तो माननीय मोदी जी की सोच, सपना थी, उसमें मैंने हमारे कदम बहुत आगे बढ़े हैं। IAS मुंबई का जो है हमने शुरुआत करा दी, वहां पर शिलान्यास हुआ काम टाटा एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से। IAS गांधीनगर गुजरात का, दोनों के कोर्सेज की डिजाइन हो गई है, बिल्डिंगों का बनने का क्रम अब शुरू होने वाला है, सब चीजें औपचारिकताएं पूरी हैं। लेकिन बिल्डिंग बनने की प्रतीक्षा ही हम नहीं कर रहे हैं, हम उनमें 4-5 प्रकार के कोर्सेज को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का विश्व स्तरीय कोर्सेज को
हम अब तक तो जुलाई में, चूंकि ये कोविड का कालक्रम ये 2-3 महीने ये जो इसने व्यवधान पड़ा है, तो उससे 1-2 महीने आगे बढ़ के हम कोर्सेज भी शुरू कर दे रहे हैं। और उसके जो उस मापदंड पर देश के दोनों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाओं को भी लिंकअप करेंगे, और हमारा जो डीजीटी सिस्टम है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग सेटअप, जिसमें से एनएसटीआई और आईटीआई सारे देश के जुड़े हैं, उन सबको उससे जोड़ेंगे उस दृष्टि से। तो ये आगे हमारी सब पहले हैं, और हमको अच्छी सफलताएं मिली हैं। निरंतर आदरणीय प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन है, और कुछ ये जो चुनौतियां अभी कोविड-19 के दौरान उभरी है, जिसमें हमारे कुछ संस्थाओं ने, आप जानना चाहेंगे तो बताऊंगा, मैं बहुत अच्छा काम किया है, तो हम उनको भी प्रोत्साहन देने की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारा जन शिक्षण संस्थान, अब मैं खुद अचंभित हूँ, ये स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं कि पहले मेरे मन में जन शिक्षण संस्थानों की उपादेयता पर उतना उत्साह मुझे नहीं मिलता था, लेकिन जिस तरह गांवों में फैले हुए हमारे देश में 272 जन संस्थान है, जन शिक्षण संस्थानों में 133 ने इतना मार्वलस काम किया है। बड़े पैमाने पर कोविड के मसले में जो जागरूकता अभियान चलाया, और तकरीबन अब तक की आज की सूचना के अनुसार 16 लाख मास्क और फेस कवर बना के वितरित किया है, या न्यूनतम 10 रुपए की कास्ट पर बेचा है। इस तरह से चीज उपलब्ध रहे और जागरूकता के काम में किया है, तो गांव से जुड़ा हुआ वो है। मेरा मन में है कि इसको और फोकस करना है। हमारे आईटीआई एनएसटीआई ने लगभग 5 लाख मास्क, कई प्रकार के कटक आईटीआई ने रोबोटिक्स एक रोबोट तैयार किया, पुणे आईटीआई ने एक मेडिकल सर्विसेज का डिफेंस के अंदर जो चलता हुआ आईटीआई उसने तैयार किया। ऐसे अनेक, जहानाबाद आईटीआई, पंजाब आईटीआई, अनेक ऐसे जगहों पर उन लोगों ने अच्छी पहले की हैं। इसी तरह से हमारे सारे इस सेटअप ने कुछ, तो अब हमारा काम है कि ये जितने भी लोगों के अंदर इनोवेटिव आइडिया है उनको प्रोत्साहन देना। और कोविड-19 के, ये आप तो देख ही रहे हैं कि हमारा देश का नेता ऐसा है कि वर्तमान चुनौतियों का सामना भी कर रहे हैं, देश की जनता की रक्षा भी कर रहे हैं, देश की जनता को बेहतर सेवाएं भी मिल रही हैं, और इस परिस्थिति से उभर कर कैसे आर्थिक गतिविधियां तेजी से आए और कैसे विश्व स्तरीय आर्थिक परिस्थितियों का फायदा भारत उठा के और सक्षम देश के रूप में, सामर्थ्यवान देश के रूप में आगे बढ़ सके, इस पर अभी से काम उन्होंने माननीय मोदी जी ने शुरू कर दिया। तो उस दृष्टि से हमारे डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी बहुत बड़ी हो जाती है कि हम कैसे उन जरूरतों के हिसाब से स्किलिंग कोर्स तैयार करें, उस तरह से कोर्सेज को डिजाइन करें, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के सेटअप को उस तरह से तैयार करें जिसे कि जो जरूरत हो भारत के अंदर और विश्व के अंदर, जो रिक्वायरमेंट है उस तरह का युवा हमारा तैयार मिले, और एक सामर्थ्यवान देश के रूप में हम सब माननीय मोदी जी की अगुवाई में आगे बढ़े। और जो सेवा भाव है, आप समझ सकते हैं कि शुरू से हमेशा माननीय मोदी जी पॉलिटिकल्स को एक बात कहते थे कि कोई भी पॉलिटिकल्स आदमी केवल पॉलिटिक्स में करे, कोई न कोई एक सेवा कार्य जरूर करे। अब बताइए, तब तो कोविड आया भी नहीं था, लेकिन ये जो उनकी सोच थी, उस सोच के अनुसार जो मानस हमारे पॉलिटिकल सेटअप के वर्कर्स का, हम खासकर हमारी पार्टी का और हमसे जुड़े लोगों का, लेकिन अन्य लोगों में भी, अन्य दलों में, अन्य सामाजिक संस्थाओं में भी, आज उसका कितना उपयोग हुआ है। इस जो लॉकडाउन और ये चीजें जो चल रही हैं, आप खुद महसूस किए होंगे। तो इस दिशा में हम सब अपने को तत्पर करेंगे और आगे बेहतर परिणाम देंगे, ऐसा मेरा विश्वास, मेरा भरोसा है। दिन रात उस दिशा में अपनी टीम के साथ चिंतन मनन और परस्पर संवाद से मैं जुटा हुआ। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और जैसा कि अरविंद जी ने पूछा कि आपके नेतृत्व मंत्रालय, तो आपका जैसा स्वभाव है, आपने बोला मेरा नहीं पूरी टीम का एक योगदान है, तो आपने अपने स्वभाव के अनुसार ही वो बात कही, जो कि हमें एक्सपेक्टेड भी था। अब जैसे कि आपका राजनीतिक जीवन जो लगभग 4 दशक से ज्यादा लंबा आपका अनुभव है, तो उसी से जुड़ा प्रश्न मैं अनुरोध करूंगा अनित्य जी, आप कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर। सर, प्रश्न मेरा ये है कि आपका राजनीतिक जीवन बहुत लंबा रहा है, लंबा अनुभव है आपको,
और आप हमेशा से एक सामंजस्य बनाने वाले राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। तो आपका ये गुण और अनुभव जो है, ये आपके इस मंत्रालय के कामों में कितना आया है? कुछ अगर उदाहरण दे पाए तो सभी को अच्छा लगेगा। देखिए, हम लोग इस परिवेश में पले बढ़े, एक कार्यकर्ता के रूप में आपस में सबसे मिलना जुलना, मित्र भाव, समन्वय भाव से रहना, सबको अपना भाई बंधु मान के चलना, इस भाव का संस्कार मिला है। मैं बनारस की भूमि से, मैं आपको एक चीज सुनाऊं। आज के कालखंड में तरह तरह के द्वंद्व होते हैं। एक बहुत प्राचीन कालखंड था इस भारत पर, तो उसमें जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के संघर्ष होते थे। शास्त्रों सनातन धर्मियों में निर्गुण सगुण का संघर्ष होता था कि निराकार ब्रह्म अच्छा है कि साकार ब्रह्म अच्छा है। तो बड़ा द्वंद्व होता था। तुलसीदास जी ने एक रचना लिखी, उसमें एक जगह कहते हैं तुलसीदास जी के, ये निर्गुण नैनन सगुण रसना नाम सुना और मनोह कनक संपुट लसत तुलसी शालिग्राम। मतलब कि जो जिस रूप में जिसको महसूस कर सकता है, जान सकता है या देख सकता है, उस रूप में देखे। हृदय निराकार ब्रह्म को महसूस करता है तो हृदय में निर्गुण मानो भगवान को, और आंखें भगवान को देख सकती है, मूर्ति को, राम जी कैसे हैं, कृष्ण जी कैसे, तो उसमें साकार ब्रह्म को देखो, और जीवा पर भगवान राम का नाम लो। यही भाव लेकर के चलो, कोई झगड़ा नहीं है निर्गुण सगुण का। तो इसी तरह से समन्वय का संस्कार विद्यार्थी जीवन से, एक स्वयंसेवक के रूप में, एक विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता के रूप में, फिर बीजेपी के 1980 में बीजेपी गठन से भाजपा कार्यकर्ता के रूप में पाया। वो अपने स्वभाव का अंग बन गया है। और मैं समझता हूँ कि हम सबका जो नेतृत्व है और आज का जो नेतृत्व है, आदरणीय मोदी जी और उनकी इंटायर जो पूरा पार्टी नेतृत्व के हमारे वरिष्ठ नेतागण, सबका उसी रूप में मार्गदर्शन होता है और हम सब उसी में जी रहे हैं। और एक इतना लंबा सफर उसमें जी चुके हैं, तो अब तो ऐसी पथ पर चलते रहेंगे। और मंत्रालय में हम उसका पहल करते हैं कि जो क्षमताएं, हमारा काम क्या है, एज ए मिनिस्टर मेरा काम है कि डिपार्टमेंट के जितने सेटअप है, उस सेटअप के टीम लीडर्स को प्रोत्साहन देना, उनमें किसी में बेहतर क्वालिटी है तो उनको इनकरेज करना, और उस इनकरेजमेंट में कोई दूसरा अपने को अपने को कम न आके, कम न समझे, अपने को ही न समझे, तो उसको भी बैकअप करना, पूरी टीम वर्क को लेकर के आगे बढ़ना, आगे करना। उसी दिशा में हम लगातार प्रयत्नशील रहते हैं, लगातार काम करते हैं। अनेक बड़े इस तरह के गर्दिनों अभियान भी लिए, गर्दिनों कार्यक्रम किए, जैसे तमाम कौशल महोत्सव, तमाम जॉब मेला में से कैसे जमीन पर ये कौशल विकास मंत्रालय, मेरी सोच रहती है, जैसे मेरी अभी कई तरह की पहले हैं, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का उस वक्त मार्गदर्शन मिलना है, इसलिए उसे पूरी तरह मैं नहीं व्यक्त कर सकता। लेकिन जैसे मेरी टीम, मेरे लोगों ने भी सोचा कि अब हम इसको इस दिशा में ले जाए। अभी तक हम कहते हैं कि ये ट्रेनिंग हम कराएंगे, अब हम इस दिशा में ले जाना चाहते हैं कि जिले क्या मांग रहे हैं, उनको कौन सी ट्रेनिंग चाहिए, डिमांड ड्रिवन है, किस एरिया की क्या डिमांड है, किस एरिया की क्या जरूरत है, उस हिसाब से उनको हम ट्रेनिंग कराएं और उस हिसाब से वो टीम को बकअप करें, आगे ले जाए। उदाहरण के रूप में उड़ीसा में एक जगह केंद्र पड़ा है, अब वो पूरा इंटायर सेटअप एरिया, वहाँ प्लम्बर ही ज्यादा पैदा होते हैं, जन्मजात ही प्लम्बर होते हैं, तो वहाँ उसकी ट्रेनिंग हो रही है। मैंने वहाँ एक प्लम्बिंग लैब स्टार्ट कर दी, मॉडर्न प्लम्बिंग लैब। तो इस तरह की चीजों को जो है हम प्रोत्साहन देते हुए और इस विभाग के माध्यम से एक जो भारत को कौशलीकृत करने का और दुनिया की एक 20वीं शताब्दी में बेहतर वर्ल्ड स्किल फोर्स बनाने की जो परिकल्पना है, और उसमें भारत सक्षम है माननीय मोदी जी की अगुवाई में। और उसमें आज तो और भी रिलेवेंट हो गया है। आज का जो भी ये ताजा कालक्रम जो चला है, आकस्मिक जो वैश्विक महामारी आई है, उसके बाद तो अब वह चीजें इतनी रिलेवेंट, इतनी प्रासंगिक हो गई कि, और मैं आप सब युवाओं का और आपके माध्यम से, आज की चर्चा के माध्यम से देश के हर सुविज्ञ जानकार का आह्वान करूंगा कि उसके मन में कोई भी अच्छे विचार हो जिससे भारत के युवाओं को कौशलीकृत करने में, बेहतर एंटरप्रेन्योर की दिशा में ले जाने में, तो वो सबको कौशल विकास मंत्रालय आमंत्रित करता है, उद्यमशीलता मंत्रालय हमारा वो भी आमंत्रित करते, लोग आए, हम सब मिल करके एक समृद्ध भारत और उसमें समर्थवान देश के रूप में
हम सब अपने देश को लेकर माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, और 21वीं शताब्दी को वास्तव में भारत की शताब्दी दुनिया में बनाना है, और इस दिशा में हम सब सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, और जो सामंजस्य के शब्द की आपने इतनी सुंदर व्याख्या करी, तो वो शब्द काफी अच्छे थे और शायद हमें हमेशा याद रहेंगे आज के पल, जो इतने बेहतरीन तरीके से मतलब आपने व्याख्या कर दी दोहों के साथ। और आपने जो अपने सवाल के जवाब में जो अंत में ये बोला कि जन भागीदारी भी जरूरी है, जिससे कि हम 21वीं सदी के भारत की ओर सुदृढ़ तरीके से बढ़ सकें। अब जैसा कि अभी कोविड का दौर चल रहा है, तो उससे जुड़ता हुआ एक प्रश्न अंबर जी का है। अंबर जी, कृपया आप अपना प्रश्न पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत जी। मंत्री जी को सादर नमस्कार। नमस्ते अंबर जी। मंत्री जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। कोविड-19 के कारण चल रहे लॉकडाउन और उसके बाद भी आने वाले जैसे सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए स्किल इंडिया कार्यक्रम में क्या कुछ विशेष योजनाएं बनाई गई हैं और आगे भी किस तरह से बदलाव लाने की कोशिश की जाएगी? इस पर अगर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। देखिए, हमने आपको थोड़ी चर्चा आपसे किया हमने, और इस जो हमने विषय रखे उसमें हमने कुछ चीजें तो उसका उल्लेख किया आपके सामने, और आगे हम लोगों ने एक आगामी कार्य योजनाएं लगभग आगे 2-3 महीने क्या करेंगे। अभी जो हम लोगों ने किया, इसके साथ साथ अगले 3 महीने की रूपरेखा हम लोगों ने बना डाली है, और उस रूपरेखा में हम जो चीजें लेके आ रहे हैं, अभी मैं उसे पूरी तरह बाहर चर्चा में नहीं ला सकता, क्योंकि उस पर वो चर्चा हम अपने आदरणीय सर्वोच्च नेता के सामने हम रखने वाले हैं। उसमें से जो मार्गदर्शन अंतिम होगा उसे हम लेके आएंगे। कार्य योजना बन चुकी है, उसका जो फोकस बिंदु है, माने भाव तत्व मैं आपको बता सकता हूँ। उसका भाव तत्व है कि आज जिस तरीके की जरूरतें खड़ी, जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग, होम डिलीवरी सेटअप, अब उस तरह के लोगों को तैयार करना, उस तरह के बच्चों को ट्रेन करना। आज रिसर्च की, हाई लेवल की रिसर्च की जरूरत है, तो वो कहाँ है कि वो कैसे इसका वैक्सीन निकले, कैसे उसका, ऐसे ऐसे बहुत सी जो रिसर्च है विभिन्न एकेडमिक फील्ड में, लेकिन जीवन कैसे चले, जीवन की जरूरतें कैसे पूरी, रोजमर्रा की जिंदगी कैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, भीड़ भाड़ से बचते हुए, वर्क टू होम करते हुए कैसे जीवन चले। अब तो इस दिशा में चलना है, और 1-2 साल चलना होगा जब तक इस परिस्थिति से पूरी तरह से देश और दुनिया नहीं उबरेगी। तो उस तरह की कौशल की ट्रेनिंग तैयार करना सामने हम सब लोग, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, मैं पुनः उस बात पर बल दूंगा कि अब छोटे दुकानदारों के सेटअप ने जैसे देश को संभाला, तो आज छोटे दुकान, आप देखते होंगे गांव में, आप जाते होंगे, आज बड़े बड़े माल देख के गाँव में, कस्बों में भी ललक हो जाती है कि हम भी माल की तरह दिखे। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो दिया होगा, नहीं होगा तो मेरी इस बात के बाद ध्यान दीजिएगा कि लोग अपने कस्बाई बाजारों में नहीं कुछ सुधर रहा तो फ्रंट ही मॉडर्नाइज कर देते हैं, आपने देखा होगा। तो ये जो ललक है जनता की, तो हमें कैसे ऐसा स्वरूप करना। आज एक बहुत बड़ी आबादी देश की है, जो लोग शहरों में बस गए थे, गाँव में रहना कम कर दिए थे, गाँव में उनकी जड़ें हैं, कुछ उनका घरद्वार है, जब उनको पता चल रहा है कि ये सारा का सारा कोविड का प्रसार शहरी जीवन में ही ज्यादा हुआ है, गांव अभी भी सुरक्षित है। अगर गांव में कहीं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कहीं हुआ होगा, 2-4 घटनाएं देश में, तो बाहर से आए हुए संक्रमित लोगों के कारण हुआ। तो आज लोग गाँव की तरफ तेजी से भागने की तरफ, या गाँव के स्टेब्लिशमेंट से अपने को पूरी तरह जोड़ना चाह रहे हैं। तो फिर वहां की जरूरतों के हिसाब से कोर्स डिजाइन करना, ये सब मैं अपने जो टीम हमारे विभाग के, उसको निर्देश दे रहा हूँ, उस हिसाब से तैयारियां करें, और उस तैयारियों पर हम लोग निरंतर प्लानिंग कर रहे हैं, उस पर आगे आएंगे। सब युवाओं के मन में भी ऐसी कोई विषय आएंगे तो आप सब संवाद बनाए रखेंगे, तो हम उसका भी सदुपयोग करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी। अब आज का ऐसा मौका है कि मैंने सोचा एक प्रश्न मैं और पूछ लूं, क्योंकि मैं भी काशी से ही हूं, तो सोचा कि आपसे जरूर ये प्रश्न पूछूं कि जैसा कि कुछ अनुमान के मुताबिक भी ये है कि यूपी ईस्ट, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से लगती सीमा, तो पूर्वांचल का जो इलाका है,
वो काफी डेंसली पॉपुलेटेड माना जाता है, काफी मतलब ज्यादा लोग काफी तादाद में रहते हैं। तो उसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि उधर मैन पावर की भी अवेलेबिलिटी बहुत है। अब चूंकि आप खुद पूर्वांचल से चुनकर आते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी भी काशी क्षेत्र से ही चुनकर आते हैं, तो इसके बारे में मेरा एक सवाल था, या ये कह लीजिए मैं जानना चाहता था, इच्छुक था कि स्किल इंडिया जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, तो पूर्वांचल के क्षेत्र में वहाँ के इतनी बहुतायत में जो मैन पावर है उसको ध्यान में रखते हुए स्किल इंडिया का क्या कुछ काम हुआ जिससे प्रकाश आप डाल पाए हमारे साथ? देखिए, ऐसा है कि आप सब जान लें कि इधर हाल के दिनों में ही हमने लगभग 10 लाख से अधिक युवाओं को तो पूर्वांचल में ही पूरे उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षित किया, प्रशिक्षण के कोर्स, और उसमें भी पूर्वांचल की संख्या बहुत बड़ी है। पूर्वांचल इस दृष्टि से कई प्रकार के, अभी मैंने एक काशी में एक बहुत बड़ा कौशल महोत्सव कराया था, जिसमें से कि रोजगार प्लस कौशल के नए सेटअप को पूर्वांचल के लोग देखें। इसी तरह से उसकी और कई श्रृंखलाबद्ध योजनाएं थी, लेकिन तब तक कोविड का ऐसा प्रसंग आ गया, वो चीजें थोड़ी सी थम सी गई। तो ये बात अपनी जगह महत्वपूर्ण है। अभी आप समझ लीजिए, गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विदेश मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से और ये प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहा है। उसके पीछे है कि देश के अंदर युवाओं को अन्य देशों की तकनीक और वहां जाके कुछ करने के बारे में कैसे ट्रेन किया जाए, ये सब चीजें। अब हमारे सामने जो चुनौती है, आपने बड़ा मौके का प्रश्न किया है, यह बिल्कुल सत्य है कि आज गुजरात से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से और अनेक देश के विभिन्न सुदूर दक्षिण के राज्यों से, पश्चिम के राज्यों से वो घर जाने की ललक सर्वाधिक है, तो वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग उसमें सर्वाधिक संख्या में। अब एक बहुत बड़ी अवसर भी है और कठिनाई भी। अवसर यह है कि ये सब हुनरमंद लोग हैं, हम उनके हुनर को निखार करके गांव में, कस्बाओं में, नगरी गांव के जीवन में उनको उस तरफ नए दिशा में भी ढाल सकते हैं और ढालेंगे, उसकी तैयारियां भी करेंगे। और हमारे कई प्रोग्राम है, उसको नए RPL हम रिकॉग्नाइज प्रायर लर्निंग, माने पूर्व अनुभव को मान्यता देने का एक बड़ा भारी प्रोग्राम चला था। लगभग 72 लाख नौजवान उससे जुड़े हुए अब तक के इस पूरे सेटअप में, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्रालय दिया तो, और इस दिशा में मार्गदर्शन दिया, तो उसमें तो हम करेंगे और नए स्वरूप में उनको उनका RPL करेंगे कि जिस ट्रेनिंग से वो आए हैं तो और बेहतर करेंगे। लेकिन एक संकट बड़ा खड़ा है। अगर ये सारा पूर्वी उत्तर प्रदेश का समीप, जो गुजरात, जो महाराष्ट्र, जो पंजाब, जो हरियाणा, जो तेलंगाना से लेके आंध्रा, तमिलनाडु आदि आदि, कर्नाटक, सभी राज्यों में फैला हुआ है, ये अगर सब इस महामारी के डर से, जो कि पूर्वियों में ये कहता भैया 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन हमें घर रहेंगे, दान बचाओ घर आओ, ये प्रवृत्ति अगर घर कर गई तो उन जगहों का क्या होगा? क्योंकि उन जगहों के आर्थिक समृद्धि का बैकबोन है पूर्वांचलियों का श्रम बल, पूर्वी उत्तर प्रदेश वालों का श्रम बल। तो हमें दोनों दिशाओं में काम करना है कि जिनका मन वहां से भी मुख भी न हो, वे वहां भी ससम्मान, वहां के आर्थिक जो आधार की मजबूत कड़ी है वो बने रहे, और हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी उनकी सामर्थ्य का अनुसार उनको अवसर मिले। ये दोनों संतुलन बनाना है और दोनों दिशाओं में हम लोग काम करने का सोच रहे हैं कि गांवों की तरफ भी बेहतर हो। अब जैसे आने वाले दिनों में इन सब में निश्चित तौर से 3 दिशाओं में हमको ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा। ग्रीन जॉब रूल्स बढ़ेंगे, केयर और सेवा सर्विस सेक्टर के रोल बढ़ेंगे, तो उस दिशाओं में सर्विस सेक्टर और ग्रीन जॉब रोल की तरफ भी हम फोकस करें। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करते हुए हम उस दिशा में आगे बढ़े। लेकिन हमें दिशाएं बिल्कुल स्पष्ट नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि सबको देश के विभिन्न समृद्ध विकसित राज्यों से खाली कर दिया तो यहाँ भी वर्ग लोड बढ़ेगा और वहां हमारी आर्थिक सामर्थ्य देश की प्रभावित होगी, तो उसे भी दुरुस्त रखना है। और जो गांव में बस के अपना श्रम बल से हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश, हमारे पूर्वी राज्यों में जो बेहतर मिट्टी है, बेहतर वायुमंडल है, बेहतर वातावरण है और जलवायु है, उसका सदुपयोग करके नए नए प्रकार के वर्ग खड़े किए जाए, तो दोनों दिशाओं में काम करेंगे। और हमें भरोसा है, क्योंकि आप कल्पना कर सकते हैं हम ऐसे नेता के युग में काम कर रहे हैं कि जो नेता एक साथ अनेक दिशाओं में काम करते हैं।
अभी कोविड-19 का कठिनाई चल ही रही है, समाधान बेहतर हुआ है, देश की जनता की रक्षा हुई है, उसी के साथ आगे की आर्थिक चुनौतियों को लेकर के काम शुरू कर दिया। उस तरह की कार्य योजनाओं पर काम तेजी से शुरू हो गया। तो वो इन विषयों को ध्यान में रखेंगे और हम सब उनकी टीम के छोटी सी कड़ी है, उनके सामने इन विषयों को रखेंगे। आपका सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और पूर्वांचल के लोग और उस स्वभाव के पूरे देश के लोग कहीं न कहीं बिल्कुल सफल साबित होंगे और पूरी मजबूती के साथ, पूरी इच्छा शक्ति से समाज, देश और अपने सबके लिए काम करें। धन्यवाद सर। और अंकुर जी, आपका भी धन्यवाद इवेंट क्रिएट करने के लिए। और बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, शशिकांत जी, अनित्य जी, अंबर जी एवं अरविंद जी, आपका तकनीकी सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सादर प्रणाम। धन्यवाद।